Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Civil Procedure Code 908. Guys, CPC में अब तक हमने आपके साथ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक आपके साथ डिस्कस किए हैं एंड गाइज हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ऑर्डर 1. तो गाइज इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 जो है गाइज ये डील करता है फ्रेम ऑफ सूट. फ्रेम ऑफ सूट का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन सूट फाइल करता है, सिविल मुकदमा फाइल करता है, तो उसमें उसको कौन कौन से फैक्ट एज ए फ्रेम करने हैं कि जिसके ऊपर जो उसका डिसीजन है कोर्ट का वो इजीली आ सके एंड जो उसने डिस्प्यूट है उसका वो सॉर्ट आउट हो सके. तो गाइज इसके रूल 1 में हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ सूट की. गाइज जो रूल 1 है उसमें ये बात की गई है जब भी कोई पर्सन सूट फाइल करेगा, मुकदमा फाइल करेगा, उसमें उसको जो भी फैक्ट्स हैं वो 1 बाय 1 मेंशन करने हैं. किस पर्पस के लिए? ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन के लिए. जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो उसमें जो उसको डिस्प्यूट है, जो फैक्ट है, वो उसमें उसने क्या किया, प्लेंटिफ ने एज ए प्लेंट में मुकदमे में लिख दिए. तो ऐसे हमें फ्रेम करने हैं कि उसके ऊपर हमारा फाइनल डिसीजन आ जाए. ठीक, कोर्ट को वो चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड उसके ऊपर इजीली जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन आ जाए. एंड जब भी वो डिसीजन आता है उससे आप सेटिस्फाइड हो एंड जब भी आप सूट फाइल करते हो तो वो आपको दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए फर्दर लिटिगेशन नहीं करनी है. इस चीज को वो क्या करता है, ऑर्डर 2 रूल 1 बार्ड करता है इस चीज को कि आप एक सूट जब आपने फाइल किया उसको आप दोबारा से फाइल नहीं करोगे. इस चीज को हमारा जो ऑर्डर 2 रूल 1 है वो बार्ड करता है. ठीक गाइज, अब बात करते हैं रूल 2 की. रूल 2 जो है वो डील करता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम. इसमें बात की गई है कि जब भी आप सूट फाइल करते हो प्लेंटिफ को क्या करना होता है, उसमें होल क्लेम, जो भी उसको क्लेम है उसको सारे का सारा क्लेम उसमें मांगना होता है. ठीक, तो इसमें इसके सब 3 रूल्स हैं. सब रूल 1 की बात करती हूँ. इसमें बात की गई है कि जो प्लेंटिफ होगा वो अपना जो भी उसका कॉज ऑफ एक्शन होगा उसके ऊपर वो अपना होल क्लेम इंटाइटल कर सकता है. बट जहां पर जो प्लेंटिफ है उसने कोर्ट के यूरिसडिक्शन के कारण अपना कुछ क्लेम जो है पोर्शन का उसे रिलिंक्विश कर सकता है. कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ये है सेशन कोर्ट. सेशन कोर्ट समझ लीजिए या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट. यहां पर जो कोर्ट है गाइस, इसकी अगर हम पेक्यूनरी, अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होगी पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन, तो आपको पता होगा पेक्यूनरी का मीनिंग होता है पैसों का. ठीक, जब भी किसी भी कोर्ट में आपका कोई भी गाइस आपका सूट जाता है, ठीक, तो उस कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कितने पैसे तक, पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन मींस कितने पैसों तक का वो केस है कोर्ट इंटरटेन कर सकती है. जो सेशन कोर्ट है, मान लो यहाँ पर सेशन कोर्ट की जो पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन है यहाँ पर है मान लो 10 लाख की है. ठीक, तो अब जो प्लेंटिफ है गाइस, इसका जो मैटर है यहाँ पर है 15 लाख का. ठीक, 15 लाख का है. तो जो प्लेंटिफ है ये क्या कर रहे हैं, इसी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या एडिशनल सेशन कोर्ट में अपना जो सूट है वो लगा देता है. बट 10 लाख तक का ही लगेगा. बट जो 5 लाख है गाइस उससे ये क्या करेगा, प्लेंटिफ रिलिंक्विश मींस त्याग देगा, इसे छोड़ देगा 5 लाख को. ये है हमारा ऑर्डर 2 का सब रूल 1. अब बात करती हूं इसका सेकंड सब रूल, ऑर्डर 2 सब रूल 2. इसमें क्या बात हो रही है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम. अगर प्लेंटिफ जो है किसी भी पार्ट में जब हम वो क्लेम मांगता है उसमें किसी चीज को रिलिंक्विशमेंट कर दिया मींस त्याग दिया, तो क्या होगा, अगर गाइस प्लेंटिफ ने सूट करते टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो सूट फाइल करता है उस टाइम किसी चीज को ओमिट कर दिया मींस छोड़ दिया. ओमिट का मतलब होता है छोड़ना. किसी चीज को छोड़ दिया, ओमिट हो गया, चाहे वो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक, आपने ओमिट किया या फिर आपने इंटेंशनली उस चीज को रिलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया. तो गाइज किसी भी पोर्शन को जब आपने मान लो कोई पोर्शन का आपने क्लेम मांगा, उसमें से चाहे आपने ओमिट किया चाहे आपने रिलिंक्विश किया इंटेंशनली, तो उसके बाद भी गाइज आप दोबारा से उस चीज का क्लेम नहीं मांग सकते. ठीक है, उस चीज के लिए आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते. अब मैं बात करती हूं इसके सब रूल 3 की. सब रूल 3 क्या बात करता है, अमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ.
इसमें बात की गई है कि एक सूट में से आप सेवरल रिलीफ मांग सकते हो। अगर वो ओमिशन होते हैं, छूट जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो। यहां पर देखिए, ए पर्सन इंटाइटल टू मोर देन वन रिलीफ ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर किसी एक पर्सन का कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, उस कॉज ऑफ एक्शन से बहुत सारे रिलीफ उसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक सूट में उस सारे के सारे रिलीफ मांग सकता है। ठीक, वो इंटाइटल करता है वन एंड मोर देन रिलीफ, एक से ज्यादा रिलीफ वो मांग सकता है। ठीक, अब इसमें क्या बात हो रही है, बट अगर वो अमिट करता है, ठीक, अगर वो छोड़ देता है कोई भी ऐसा, मान लो कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन था, उससे उसने क्या किया गाइज, उसमें से कोई ऐसा पार्ट उसने छोड़ दिया कोई कॉज ऑफ एक्शन से, वो दोबारा से उसी चीज के ऊपर दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता। अब इसमें एक चीज एक्सेप्ट की गई है। क्या एक्सेप्ट किया गया है कि अगर कोई पर्सन ने कोई सूट फाइल किया, ठीक, अब भी वो सूट को विड्रॉ करना चाहता है, जहां वो कुछ भी करना चाहता है, तो क्या करेगा, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर वो कोर्ट की परमिशन के साथ उस चीज को छोड़ता है, तो गाइज वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है। अगर यहां पर एक बात और, यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि अगर उसने कोर्ट की विदाउट परमिशन उसने वो चीज की, ठीक, अब अमिट किया, तो गाइज वो दोबारा से उस चीज को इंटाइटल नहीं करेगा। एक यहां पर और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर किसी पर्सन का ये कॉज ऑफ एक्शन है अभी, ठीक, तो अभी तो उसने जो कॉज ऑफ एक्शन था ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम इसका कोई दूसरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो गाइज वो उस कॉज ऑफ एक्शन को इंटाइटल कर सकता है, क्लेम कर सकता है आफ्टर सम टाइम। बट इस टाइम पर जब वो सूट फाइल कर रहा है तो उसके पास एक ही कॉज ऑफ एक्शन था, तो उसने उसी को फाइल किया। अब जो दोबारा जो ये वाला है कॉज ऑफ एक्शन, जब इसके सूट फाइल करने के बाद अराइज हुआ, तो गाइज इसके लिए इंटाइटल्ड है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, उसकी बात करूंगी। एक्सप्लेनेशन में यही बात की गई है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड ए collateral security for its performance of successive claim arising under the same obligation and shall deemed respectively to constitute but one cause of action। इसको यहाँ पर एक एग्जांपल बताती हूँ। ये A है गाइस, ये B है। A ने B से कुछ गुड्स, मान लो 500 गुड्स इससे परचेज किए, ठीक, उसका क्या था, मान लो इसने उसे 10 लाख रुपए दे दिए ए ने बी को। बी ने यहां पर क्या किया, जो पेमेंट थी वो रिसीव कर ली, बट जो गुड्स हैं गाइस वो इसे मान लो 150 दे दिए, उसके बाद भी अभी 350 पेंडिंग है, ये इसने इसे रिसीविंग नहीं अभी की। तो इसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो ए है, इसे सूट फाइल एक ही सूट में ये कॉज ऑफ एक्शन मांग सकता है, ठीक। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी है गाइस। इसमें एग्जाम्पल ये है कि ए ने बी को अपना हाउस दिया था रेंट के ऊपर, ठीक, तो जब इसने रेंट के ऊपर ए ने बी को अपना हाउस रेंट के ऊपर दिया, बट बी ने गाइस जो रेंट ए ने गाइस दोबारा से बताती हूँ, ए ने बी को एक रेंट पर अपना हाउस दिया जिसका ईयरली जो प्राइस था, रेंट था, वो 1200 रुपए था, ठीक। अब भी क्या किया ए ने गाइस, ये कितने 3 साल का है, 905, 906, 907 का, बट ए ने क्या किया 908 में जाकर उसने गाइस सिर्फ 906 का ही रेंट क्लेम किया। अब क्या यहां पर हुआ, 905 एंड 907 का उसने क्लेम नहीं किया, तो अब यहां पर क्या है, ए दोबारा से इसी चीज को क्लेम नहीं कर सकता। यही चीज बताई गई थी हमारी एक्सप्लेनेशन के ये पार्ट में, ठीक। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब बात करती हूँ ऑर्डर 2 रूल 3 की, जो बात करता है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसके भी सब पार्ट 2 है। इसका एक सब रूल 1 बात करता है कि अगर जो प्लेंटिफ है उसका सेम एक कॉज ऑफ एक्शन है, उसी में से उसके बहुत सारे सेवरल कॉज ऑफ एक्शन हो रहे हैं अराइज, ठीक है, क्या वो एक सूट में उसे क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर प्लेंटिफ एक सूट में सेवरल कॉज ऑफ एक्शन है, क्या उसे एक सूट में क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है यस।
ये प्लेंटिफ है, ये एक डिफेंडेड जहां मोर देन डिफेंडेड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है जब इनका गाइस कॉज ऑफ एक्शन होगा। ठीक, इसमें एक सेकंड एग्जांपल और बताती हूं, एक बात और इसमें बोली गई है, जब कोई प्लेंटिफ वन एंड मोर प्लेंटिफ्स हैं, कब, जहां पर उनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, उस कॉज ऑफ एक्शन से सबका ज्वाइंटली इंटरेस्ट है प्लेंटिफ्स का, तो वो क्या करेंगे, वन एंड मोर डिफेंडेड के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते हैं। एक ही सूट में वो अपने सेवरल जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उसमें मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब रूल 2 की। ठीक है, ऑर्डर 2 रूल 3 का सब रूल 2, इसमें बात की गई है कि जब भी आप, ठीक, कॉज ऑफ एक्शन जब आप एज ए ज्वाइंडर बन गए, ज्वाइंडर की बात ही हो रही थी ना गाइस इसमें, तो गाइस ज्वाइंडर की अगर हम बात करें तो हमने ऑर्डर 1 भी देखा था, जो बात कर रहा था ऑर्डर 1 का रूल 1 एंड 3। ठीक, जो डील करता था कि प्लेंटिफ भी एज ए ज्वाइंडर बन सकते हैं, डिफेंडेड भी एज ए ज्वाइंडर बन सकते हैं। जब आप ज्वाइंडर बन गए उसके बाद क्या होता है, आप यूनाइट, आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, यूनाइटेड हो गया। उसके बाद जो भी उसका यूरिसडिक्शन है कोर्ट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिगार्ड द सूट के ऊपर। सूट के ऊपर कब, जब आप सूट फाइल करोगे, उसका जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वो एग्रीगेट करेगा अमाउंट के ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर, कि जो आपका जो भी सूट है उसका क्या अमाउंट है एंड जो क्या उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर ही कोर्ट की यूरिसडिक्शन डिपेंड होगी। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हमने थोड़ा सा ट्राई किया गाइस। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज एक्वायर हुई है हमारी वीडियो से तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए और नॉलेजफुल वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।